प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बेटा आप अपना जो सिलेबस है उसे आप रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए उसका, और मेहनत करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ। देखो, चीजों को रिपीट करना बहुत जरूरी होता है, रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कितना ही कोई अच्छा क्यों ना पढ़ा दे, आप दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ लें, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हो, घर पे बैठ के पढ़ नहीं रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आप चीजों को नहीं सीख सकते। तो रिवीजन भी बहुत जरूरी है, और बेटा सेल्फ स्टडी भी एवरीडे बहुत जरूरी है। तो आपको पढ़ना भी है, बहुत अच्छे से याद भी करना है, साथ में टेस्ट भी आपको देने हैं। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परमाणु संरचना के अंदर मॉडल्स। और मॉडल्स को अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हर एक मॉडल्स के बारे में जानना होगा। इसलिए बेटा आपको हर एक मॉडल को, जो भी मॉडल्स पढ़ाया जाए उसकी इंफॉर्मेशन हो, तभी वो अगला मॉडल आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लेक्चर में हम कौन से मॉडल्स की डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से मॉडल, तो चेक कर सकते हो आप बेटा। हम बात करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, कि भाई थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया है वो क्या था, उसके अंदर कैसी बातें कही उसने, वो डिस्कस करेंगे। साथ में हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा परकिरण प्रयोग, इसको भी हम देखने वाले हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है मॉडल्स वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इन मॉडल्स की नीड क्यों हुई। तो बेटा हमारे पास, हमें ये तो पता चल गया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। डिस्कवरी करी हमने इलेक्ट्रॉन की भी और प्रोटॉन की, तो हमें ये तो पता चल गया था कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये तो है। लेकिन ये एटम्स के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ है इलेक्ट्रॉन, कहाँ है प्रोटॉन, इस चीज को समझना बहुत जरूरी था। और इस चीज को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, जिनमें सबसे पहला मॉडल थॉमसन ने सन 1898 में दिया था। थॉमसन मॉडल को सीखेंगे, इससे पहले आप देख लेते हैं परमाणु मॉडल्स मतलब एटॉमिक मॉडल्स। और जब हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं तो किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या करने के लिए अनेक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए, जिनमें से सबसे पहला मॉडल कौन था हमारा, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल को आइए समझते हैं बेटा। बात करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में कहा कि भाई हमारे पास क्या होता है, जो एटम होता है वो एटम एक गोला होता है। एटम क्या होता है बेटा, एक गोला होता है, समझते रहना इस बात को। एटम एक गोला है, और इस गोले की उन्होंने जो कंपेयर करा एक तरबूज से करा, कि जैसे तरबूज होता है, जैसे क्या होता है बेटा, तरबूज होता है। ध्यान से समझते रहना बेटा। अब उन्होंने कहा कि ये जो गोला है ना, इसके अंदर एक समान रूप से धनावेश होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक समान रूप से पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरीके से इन्होंने बात कही। थॉमसन का परमाणु मॉडल सीख रहे हैं बेटा, तो इन्होंने कहा कि इसके अंदर एक समान रूप से क्या होता है बेटा, धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश होता है बेटा। और इन्होंने कहा इसी धनावेश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स भी बनाए। देखते रहो बेटा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए इस तरीके से कि भाई इस ऋणावेशित कण के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ये क्या है हमारे पास, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सी इन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो परमाणु होता है वो एक गोलाकार होता है, वृत्ताकार गोले की शेप में होता है,
जैसे तरबूज होता है, और उन्होंने कहा तरबूज का जो लाल भाग है ना बेटा, जो तरबूज का लाल भाग है वो धनावेश है, और तरबूज के अंदर जो काले बीज धसे हुए हैं वो एज ए इलेक्ट्रॉन है, एज ए क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने अपने परमाणु मॉडल के अंदर हाँ एटम्स के उदासीनता की व्याख्या तो कर पाए। एटम उदासीन, इन्होंने कहा जितना धनायन होता है, जितना धनायन होता है उतना ही उसके अंदर क्या होता है बेटा, ऋणायन होता है। तो ये एटम की उदासीनता को तो बता पाए, लेकिन एक्चुअल में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा परकिरण प्रयोग था, उसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और परमाणु के हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सके। तो ये मॉडल को निरस्त कर दिया गया, इसके अंदर और कुछ खास बात नहीं थी। इन्होंने जो गोला लिया वो लिया बेटा जो परमाणु का गोला है। इन्होंने कहा ये जो परमाणु का गोला होता है ना, इसकी त्रिज्या होती है 10 की पावर -10 मीटर की। परमाणु के गोले की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर की। तो इनके बारे में यही कुछ बातें, बाकी तो और कुछ है नहीं, क्योंकि ज्यादा खास भी नहीं है बेटा ये, इसलिए हम आगे चलते हैं। तो देख सकते हो थॉमसन का परमाणु मॉडल चेक कर सकते हो बेटा। जे थॉमसन ने सन 1898 में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, गोला गोला बेटा, धनावेशित गोला जिसकी त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर होती है। ये बात याद रखना कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है बेटा, 10 की पावर -10 मीटर। याद रखना इस बात को। जिस पर धन आवेश समान रूप से वितरित होता है, ये बात मैं बता चुका हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं जिससे कि स्थायी स्थिर विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाए, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना वो नेगेटिव उसको न्यूट्रल कर सके। अच्छा, इसे तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को तरबूज में खाने वाले लाल भाग के समान माना गया तथा इसे इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह, तथा इलेक्ट्रॉन उसमें बेटा बीज की तरह धसे हुए हैं। बात समझ में आ गई होगी, ये बात मैं बता चुका हूं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थॉमसन मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशंस, कहां फेल हो गया थॉमसन मॉडल। तो यह मॉडल परमाणु की उदासीनता की व्याख्या करने में तो सफल रहा, व्याख्या करने में तो सफल रहा, परंतु अल्फा कणों के परकिनन प्रयोग की व्याख्या सरलता पूर्वक नहीं कर सका। अल्फा परकिनन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा, ये हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सका, इसलिए थॉमसन मॉडल को हमने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और अल्फा परकिनन प्रयोग, मतलब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझते हैं और सीखते हैं। देखिए बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अब रदरफोर्ड ने ये देखा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन बताने के लिए कि भाई एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां होते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपना दिमाग चलाया और सोचा उन्होंने कि भाई किस तरीके से बता सकते हैं कि भाई सिंगल एटम तो नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, और एटम को डिवाइड करना, तोड़ना बहुत टफ है, क्योंकि एटम बहुत सूक्ष्म कण होता है, तोड़ना बहुत मुश्किल है। कि भाई हमने कोई वस्तु ली और इससे एटम को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, ऐसा करना भी बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई ऐसी वस्तु हो जिसको हम क्या करें, अगर हम उसको खींचे तो उसे चादर में कन्वर्ट कर सके और इतनी बारीक कर दें कि उसकी एक परत, जैसे मान लीजिए बहुत सारी परतें होंगी, तो वो जब हम उसे खींचे तो वो केवल एक परत आ जाए, और जब एक परत आ जाए तो एक एटम उस एक परत के अंदर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान समझो, मेरे पास
ये है। अब इसके अंदर बेटा इस तरीके से 3 परत बनी हुई है, इस तरीके से। अब तुम्हारे शायद समझ में आ जाए। अब मैं इसको खींच दूं तो ये वाली परत नीचे आ जाएगी, ये वाली परत कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी। और खींच दो तो ये सारी की सारी बिल्कुल क्या होगी बेटा, एक लाइन में आ जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ पा रहे होंगे अब ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। अब बिल्कुल जब तो तीनों एटम थे बेटा, अब मैंने जब इसको खींच दिया, बिल्कुल बारीक कर दिया, तो अब यहां पर एक एटम हो गया होगा, बिल्कुल सिंगल एटम हो गया होगा। तो इन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम बहुत बारीक कर सकते हैं, तो ऐसी मेटल थी बेटा गोल्ड। कौन सी, गोल्ड, एयू। गोल्ड के अंदर एक नेचर होती है कि आप उसकी बारीक, बहुत बारीक शीट बना सकते हो, बहुत पतली पन्नी जैसे शीट बना सकते हो, बहुत बारीक। यानी कि उसके अंदर हर एक एटम, लगभग हर एक एटम इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, हर एक एटम, मतलब इतनी बारीक शीट कर सकते हो कि वो शीट के अंदर जो होगा वो एक एज ए एटम या दो एटम इस तरीके से कंबाइन होंगे। तो इन्होंने क्या करा, सोने की एक पतली पन्नी ली, इसको समझते हैं बेटा। सोने की एक पतली पन्नी ली और जिसके अंदर इन्होंने एक एटम के फिनोमिनो का जिक्र करा, एक एटम के। तो मान लीजिए बेटा मेरे पास ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसकी बात कर लेते हैं, ये एक एटम है, क्लियर। अभी इन्होंने क्या करा बेटा, एक लेड ब्लॉक लिया, लेड का एक, लेड का एक ब्लॉक लिया, समझते रहना बहुत अच्छे से। ये रहा, इस तरीके से। ये इस तरीके से बेटा इन्होंने एक लेड का एक ब्लॉक ले लिया, इसे बोलते हैं लेड ब्लॉक, पीबी का एक ब्लॉक है, सही है। और इसके अंदर इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेटा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे आप बोल सकते हो पोलोनियम, जैसे पोलोनियम, या फिर आप बोल सकते हो बेटा रेडियम। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिससे हमारे पास क्या निकली, अल्फा किरणें। क्या निकली बेटा, अल्फा किरणें। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा किरणों की बमबारी करी एटम के ऊपर। कौन सा एटम, किसका एटम था ये, हाँ गोल्ड का एटम था, किसका, गोल्ड का। और इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने क्या करा, सुनते रहो और समझते रहो अच्छे से। इन्होंने क्या करा, एक फ्लोरोसेंट प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति की एक इस तरीके से शीट्स ली और इसके ऊपर एक क्या कर दिया बेटा, फ्लोरोसेंट मटेरियल का लैपिंग कर दी। फ्लोरोसेंट मटेरियल के क्या कर दी बेटा, लैपिंग। ध्यान से समझते रहो बहुत अच्छे से। फ्लोरोसेंट मटेरियल की क्या कर दी बेटा, लैपिंग, इस तरीके से लैपिंग कर दी। अब ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है ये जिंक सल्फाइड का होता है। आपको पिछली बार भी बताया था मैंने इसके बारे में, जब हमने एनोड और कैथोड किरणों की खोज करी थी तो उसके एक्सपेरिमेंट में भी हमने यूज करा था इसको। तो इसे हम स्फुरदीप्ति बोलते हैं, स्फुरदीप्ति। किसका होता है बेटा, जिंक सल्फाइड का। जैसे ही इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल टकराएगा तो एक चमक उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी बेटा, चमक। क्लियर है बात, बहुत अच्छे। अब इन्होंने क्या करा, अल्फा किरणें जैसे यहां से निकली बेटा, जैसे ही अल्फा किरणें यहां से निकली, ध्यान से देखते रहो, जैसे ही अल्फा किरणें यहां से निकली, देख पा रहे हो, अल्फा किरणें, बहुत सारी अल्फा किरणें यहां से निकली, बहुत सारी अल्फा किरणें। जैसे ही अल्फा किरणें यहां से निकली बेटा, जैसे ही अल्फा किरणें यहां से निकली, बना लेते हैं इसको अच्छे से, इस तरीके से।
ये कौन सी किरण है बेटा? अल्फा किरण है, यानी कि अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल है बेटा। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? 2He4, और इस पर चार्ज कितना होता है? डाई पॉजिटिव। डाई पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, यानी कि जो अल्फा किरणें होती है, अल्फा किरणों पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब अल्फा किरणें इस एटम से पास होंगी तो धनावेश से धनावेश से प्रतिकर्षित होगी और ऋणावेश से आकर्षित होगी। तो कुछ इस तरह का इन्होंने सेटअप बनाया। तो जब सेटअप बनाया तो इन्होंने क्या देखा बेटा? जो मैक्सिमम किरणें थी वो गोले से सीधी की सीधी पार हो गई। तुम देख पा रहे हो, जो मैक्सिमम किरणें थी वो गोले से क्या हो गई? सीधी की सीधी पार हो गई, बिल्कुल सीधी की सीधी। तुम देख सकते हो, सीधी की सीधी क्या होगा बेटा? पार। यहां से भी इसको मैक्सिमम किरणें गोले से क्या हो गई बेटा? सीधी की सीधी पार हो गई। ध्यान से देखो अब इसको, ये वाली किरणें बिल्कुल सीधी की सीधी क्या हो गई? पार हो गई। कुछ किरणें ऐसी थी बेटा, कुछ किरणें ऐसी थी जो क्या हुआ? कुछ एंगल से प्रतिकर्षित हुई। कुछ एंगल से क्या हुई बेटा? प्रतिकर्षित हुई। कुछ किरणें ऐसी थी कि वो कुछ एंगल से क्या हो गई? प्रतिकर्षित हो गई। देखते रहो इस तरीके से, कुछ एंगल से क्या हो गया बेटा? प्रतिकर्षित। जानी तो इन्हें सीधी चाहिए थी, जानी तो इन्हें सीधी चाहिए थी, जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जाकर कुछ एंगल पर ये क्या हो गए बेटा? थीटा एंगल पर ये हाँ विक्षेपित हो गई, मुड़ गई। ऐसे ही इन्होंने यहां पर भी देखा, ऊपर भी सेम ऐसे ही हुआ कि वो अल्फा जो किरणें थी वो क्या हुआ बेटा? सूक्ष्म एंगल से विक्षेपित हो गई इस तरीके से। समझ में आ रहा होगा? अभी एक्सपेरिमेंट आपको परफेक्ट समझ में आएगा बेटा। अभी तो देखते रहो, फिलहाल अभी तो सेटअप बना रहा हूं मैं। ये रहा, ठीक है। इस तरीके से मैं यहां पर बीच में एक गोला बना देता हूं। जिस पथ से गई, जिस पथ से गई उसी पथ से भाई वो वापस लौट गई। उसी पथ से क्या हुई? वो वापस लौट। बेटा कि ये जो किरण है वो कुछ थीटा एंगल से क्या हो गई? विक्षेपित हो गई। थीटा एंगल से विक्षेपित हो गए। तो रदरफोर्ड ने इन एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्व करा और कंक्लूजन निकाला। इन्होंने कहा कि जो गोला का मैक्सिमम भाग है ना वो खोखला है, किरणें बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाती है। और आपने देखा होगा बेटा, मैक्सिमम इस पार्ट पर ज्यादा स्पार्क बन रहे होंगे, ज्यादा चमक उत्पन्न हो रही होगी। तो ऐसा कब होगा? जब यहाँ पर किरणें आकर टकराई होगी। और यहाँ पर किरणें आकर टकराएंगे कब होगी? जब ये गोले का मैक्सिमम भाग क्या होगा बेटा? खाली होगा। तो इन्होंने कहा जो गोले का मैक्सिमम भाग है ना वो खाली है, क्योंकि किरणें ज्यादातर सीधी की सीधी निकल रही है। कुछ किरणें जो न्यूक्लियस के पास था, जो केंद्र के बिल्कुल सेंटर में थी, सेंटर के पास से गुजर रही थी, वो किरणें थीटा एंगल से क्या हो गई? विक्षेपित हो गए। इसका मतलब सेंटर के बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तभी तो विक्षेपित हुई होगी। भाई धनात्मक किरणें धनायन से ही तो बेटा, धनात्मक किरणें धनायन से ही तो विक्षेपित होंगी। बोलो भाई, धनात्मक किरणें किससे विक्षेपित होंगी? धनायन से विक्षेपित होंगी। तो सेंटर के बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज है जो इन किरणों को क्या कर रहा है? विक्षेपित कर रहा है। हाँ, विक्षेपित कुछ थीटा एंगल से क्या कर रहा है? विक्षेपित कर रहा है। अब इन्होंने तीसरा कंक्लूजन निकाला कि भाई जो किरणें, जो 2000 में से किरणें, बहुत ही कम किरणें जो बिल्कुल सीधी गई और केंद्र से टकराई और वापस आ गई, यानी कि इन्होंने यहां पर देखा, यहां पर कोई भी स्पार्क नहीं बन रहा भाई, यहाँ पर कोई भी स्पार्क नहीं हो रहा, कोई चमक उत्पन्न नहीं हो रही। मतलब जो किरणें सीधी जा रही होगी वो केंद्र से टकरा रही होगी और वापस लौट रही होगी। इसका मतलब केंद्र के अंदर कोई भारी सी चीज रखी हुई है जिससे टकराकर ये वापस आ रही है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी तो भारी होते हैं बेटा।
अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, भारी होता है, हैवी होता है। जब ये इससे टकराया तो इसे दूर भेज देना चाहिए था, इसका मतलब ये दूर नहीं भेज पाया, तो केंद्र के अंदर एक भारी चीज रखी हुई है जिससे वो टकरा रही है और वापस हो रही है। जैसे आप बॉल मारो दीवार पे, और जब दीवार पे बॉल मारोगे तो वापस आएगी, वापस आएगी, ठीक है ऐसे ही, क्योंकि दीवार बॉल से ज्यादा हैवी है। तो जैसे ही इससे टकराया तो किरणें क्या हो गई, वापस आ गई। और इसी के बेसिस पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले और यहीं से नाभिक की खोज हुई। यहीं से क्या हुई बेटा, नाभिक की खोज। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी, प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने करी, यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। इसलिए इसको रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल भी कहते हैं, नाभिकीय परमाणु मॉडल भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल। ये रहा बेटा रदरफोर्ड का मॉडल, चेक करते हो। रदरफोर्ड ने सन 1911 में परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए अल्फा परकिनन प्रयोग, अल्फा कणों का ही तो स्कैटरिंग कराई थी, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस प्रयोग में रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे रेडियम पोलोनियम को लेड के ब्लॉक के अंदर रखा, रेड के ब्लॉक के अंदर रखा, और अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी से गुजारा। जो अल्फा कण थे उसको सोने की पतली पन्नी से गुजारा। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट निर्वात में किया ताकि अल्फा कणों की वायु के कणों से टक्कर ना हो सके। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कहां करा बेटा, ये निर्वात में करा। चलिए अब इन्होंने देखा अल्फा किरणों के परकिनन प्रयोग में पाया गया, क्या पाया भाई इन्होंने, पहली बात, बहुत से अल्फा कण धातु की पन्नी से पार होकर सीधी रेखा में चले जाते। बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे जो पन्नी से पार हुए और सीधी रेखा में बेटा चले गए। अच्छा, दूसरा क्या देखा, कुछ अल्फा कण अपने पथ से बहुत कम कोण से विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण जो थे वो अपने पथ से कुछ एंगल से क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, बहुत बढ़िया। तीसरा इन्होंने क्या देखा बेटा, तीसरा इन्होंने क्या देखा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक, 20,000 में से एक 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित होकर वापस लौट आते हैं। भाई जैसा गया था वैसा ही लौट आया था, 180 के एंगल से तो लौट आया, लौट आते हैं। इसके बेसिस पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, वो देखते हैं। उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। क्या क्या कंक्लूजन दिया, देखिए। पहला कंक्लूजन, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इन्होंने कहा जो एटम्स होता है ना उसका अधिकांश भाग रिक्त होता है, क्योंकि अधिकतम अल्फा कण धातु की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। क्योंकि जो मैक्सिमम पार्टिकल थे ना बेटा वो धातु की पन्नी से सीधे निकल जा रहे थे। दूसरा एक्सपेरिमेंट, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान, अधिकांश जो मैक्सिमम मास था एटम का वो बिल्कुल सेंटर में था, ध्यान से देखो, एवं धनावेश केंद्र में स्थित है, केंद्र में स्थित है। इन्होंने कहा क्योंकि कुछ धनावेशित अल्फा कण परमाणु के केंद्र से पास से अपने पथ से बहुत अधिक विक्षेपित हो गए, बहुत ज्यादा विक्षेपित हो गए। भाई जो न्यूक्लियस के पास थे वो किरणें क्या हो रही थी, एंगल से क्या हो रही थी बेटा, विक्षेपित हो रही थी। इससे पता चला कि सेंटर के अंदर धनावेश भी है, और जब वो जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है जो किरणें गई वापस उसी से आ गई, तो इससे पता चला जो एटम का संपूर्ण द्रव्यमान है वो केंद्र में स्थित। चलिए खैर, अतः परमाणु के केंद्र पर सूक्ष्म भारी धनावेशित भाग उपस्थित है जिसे नाभिक कहा गया, जिसे हमने क्या कहा बेटा, नाभिक का, न्यूक्लियस कहा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, नाभिक अत्यंत सूक्ष्म त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। सूक्ष्म ठोस में दृढ़ भाग है तथा यह परमाणु के अत्यंत कम स्थान घेरता है। समझो इस बात को, जो परमाणु है ना, परमाणु की त्रिज्या, ध्यान से देखो बेटा, परमाणु की त्रिज्या मैंने आपको बताया था, जिसे थॉमसन ने कहा था 10⁻⁻10 मीटर होती है। थॉमसन ने बताया था परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। और भैया नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है बेटा,
नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतना ही छोटा होता है। इसका मतलब जो एटम है ना वो नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा है। इस बात को समझ लो, कितना बड़ा है बेटा परमाणु नाभिक से 1,00,000 गुना। मतलब एक क्रिकेट मैदान है और उस क्रिकेट मैदान के अंदर, बहुत बड़ा क्रिकेट मैदान है, उस क्रिकेट मैदान के अंदर आपने एक छोटी सी बॉल छोड़ रखी है, तो वो छोटी सी बॉल नाभिक का काम कर रही है और वो पूरा क्रिकेट मैदान एटम का काम कर रहा है। तो एटम नाभिक के कंपैरिजन में कितना बड़ा होता है? 1,00,000 गुना बड़ा होता है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं बेटा तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो 10⁻13 सेंटीमीटर। तो याद रखना इन दोनों बातों को, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, इन दोनों बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। नोट कर लो इनको अच्छे से। चले आगे, चलिए बेटा अब बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल। इन्हीं के बेसिस पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, कुछ बातें कही, वो भी देख लेते हैं बेटा ध्यान से। अल्फा कणों के परकिनन प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, मेन पॉइंट्स निम्न है। पहला पॉइंट देखो बेटा, परमाणु का पूरा द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश इसके केंद्र पर स्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। पहली बात, जो एटम्स का संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश है वो कहां पर स्थित होता है? केंद्र पर स्थित होता है, जिसे हमने क्या कहा? नाभिक कहा। दूसरा पॉइंट, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है। कितना छोटा होता है भाई? 1,00,000 गुना। परमाणु 1,00,000 गुना बड़ा है, नाभिक 1,00,000 गुना छोटा है। क्लियर है बात? बहुत अच्छी। तीसरी बात, नाभिक चारों ओर से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। जो नाभिक है वो चारों ओर से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है, जो कि नाभिक के धनावेश को संतुलित करता है, मतलब उदासीन करता है। इस प्रकार परमाणु उदासीन होता है। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई ये नाभिक है, इसके चारों ऋणावेशित कण है, जो इसको क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा नाभिक के धनावेश को। अच्छा, चौथा पॉइंट देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन व नाभिक एक दूसरे के विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक होते हैं ना, वो एक दूसरे से विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। कैसे भाई? इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कौन सा बल लगता है? परबल वैद्युत आकर्षण। यही तो लगता है भाई, यही लगता है भैया। कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कौन सा फोर्स काम करता है? परबल वैद्युत आकर्षण बल। परबल वैद्युत आकर्षण बल ये काम करता है नहीं करता है? बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉन व नाभिक एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहते हैं? विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं होते, बल्कि नाभिक के चारों ओर बाह्य नाभिक के भाग में उच्च वेग से घूमते रहते। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। यही पॉइंट इनका फेलियर पॉइंट बना था। इन्होंने ये जो बात कही ना कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है भैया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों उच्च वेग से गति करता है, रुका हुआ नहीं है, गति करता है। बस इसी चीज के लिए इनको फेल कर दिया गया था। अब कैसे फेल हुआ वो तो हम लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं अभी, समझ में आई बात? लेकिन आपको अभी तो मॉडल्स पढ़ने हैं ना, मॉडल्स में क्या क्या बातें कही इन्होंने, तो मॉडल्स ध्यान दो बेटा। अभी तो इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, बल्कि नाभिक के चारों ओर बाह्य नाभिक के भाग में उच्च वेग से क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं आगे, लिमिटेशंस को।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा, लिमिटेशंस, इसको समझते हैं। अभी आपने देखा इन्होंने जो लास्ट पॉइंट कहा इसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है बेटा, ध्यान से समझते रहो, ये एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, गति करता रहता है। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, मैक्सवेल भाई साहब कहते हैं, मैक्सवेल भाई साहब क्या कह रहे हैं, मैक्सवेल कह रहे हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज के अराउंड वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो वो अपनी ऊर्जा में ह्रास करता है, उसकी ऊर्जा में कमी होती है। ये मैक्सवेल की बात थी। चुंबकीय कॉन्सेप्ट आप लिख भी सकते हो चुंबकीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग। मैक्सवेल क्या कहते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वो अपनी ऊर्जा में क्या करता है, कमी करता है। तो जब यहां पर अगर देखो, इन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है, नाभिक एक चार्ज पार्टिकल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज के फील्ड में गति करेगा तो ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। और जब ऊर्जा में कमी होगी तो इसकी त्रिज्या छोटी होती जाएगी और छोटी होती 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 ये कहां चला जाएगा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा। इसको ऐसे समझो, यहां से इलेक्ट्रॉन ने गति करी, सर्कल पूरा करा, एनर्जी में कमी हुई तो सर्कल छोटा होता चला गया और होता 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 ये कहां गिर जाएगा बेटा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर गया तो फिर एटम क्या हो जाएगा, अस्थायी, जबकि परमाणु अस्थायी नहीं होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं बेटा, परमाणु हमारे कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। एटम स्टेबल होता है, परमाणु स्थायी है भाई, परमाणु स्थायी। इसके अकॉर्डिंग एटम्स क्या हो गए, अस्थायी हो गए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में तो ये अपनी ऊर्जा में कमी करेगा और जब ऊर्जा में कमी होगी तो इसका जो पाथ है, इसकी जो त्रिज्या है वो घटती जाएगी, घटती 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 कहां चले जाएगा, नाभिक में। और अगर ये बात ना कहते कि इलेक्ट्रॉन गति करता है, रुका हुआ होता है, अगर ये कहते कि इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रुका होगा तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा और खींचेगा तब भी अपने पास ले आएगा। दोनों में आपत्ति, समझ पा रहे हो। इसी की वजह से फेल हो गए क्योंकि ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम तो स्थायी होता है, जबकि इनके मॉडल के अकॉर्डिंग एटम कैसा आ रहा था, अस्थायी आ रहा था। तो ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। आइए इसको देखते हैं, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की निम्न कमियां हैं। चलिए देखते हैं। मैक्सवेल के चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेशित कण किसी वृत्ताकार मार्ग में घूमता है, किसी वृत्ताकार मार्ग में घूमता है तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होती है, तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होती है। इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, बता रखा है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है तथा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। नाभिक के चारों ओर कहां घूमता है, वृत्ताकार मार्ग में घूमता है। अतः इसकी भी ऊर्जा में क्या हो रही है, सतत कमी होनी चाहिए, लगातार कमी होनी चाहिए। सतत का मतलब कंटिन्यू, लगातार। तो इसकी ऊर्जा में भी क्या होनी चाहिए बेटा, सतत कमी होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए। आगे देखो, परंतु परमाणु स्थायी होता है। परमाणु तो स्थायी है भाई, ऐसा तो नहीं होता परमाणु के अंदर। इसका मतलब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। अगर बेटा लिमिटेशंस की बात की जाए तो आप चाहे यही वाला लिमिटेशंस लिख देना, नीचे वाली बात लिख देना कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। चाहे आप ये वाली बात भी मत लिखना, समझा दिया मैंने, यही लिख देना, चाहे काम चल जाएगा। दूसरी बात रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया है। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम आप समझ सकते हो, आपने देखा होगा रैम्बो एक सतत स्पेक्ट्रम है।
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। एक कलर के बाद जब दूसरा कलर आता है तो हम ये नहीं ऑब्जर्व कर सकते दूसरा कलर कहां से शुरू हुआ और पहला कलर कहां खत्म हुआ। इस तरह का स्पेक्ट्रम कहलाता है सतत स्पेक्ट्रम। तो उसके अंदर 7 के 7 कलर दिखेंगे आपको और ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा कलर कहां खत्म हुआ और कहां से शुरू हुआ। ऐसा स्पेक्ट्रम हमारा क्या कहलाता है, सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये क्या कर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी क्या रहा बेटा, असफल रहा। अब इसको मैं रेखीय स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करूंगा हाँ जब बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। तो मॉडल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो जब हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे बोहर का, तो बोहर का मॉडल समझने के लिए इनके फेलियर पॉइंट पता होने चाहिए कि भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्यों फेल हुआ, कहां फेल हुआ, तभी तो उसका हम एडवांटेजेस देखेंगे ये मॉडल पास कैसे हुआ। समझ पा रहे हो मेरी बात को, बहुत बढ़िया। तो इस मॉडल को अच्छे से पढ़ना, याद करना, बहुत अच्छे से रिवीजन करना, साथ साथ पढ़ते रहना। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मॉडल समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।